हेलो दोस्तों। नमस्कार। मैं राकेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं ओजीए क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जो हमारा साइंस का जो लाइव बैच चल रहा था, आज इसकी जो क्लास होगी, यानी जो इसमें टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था बल व न्यूटन की गति के नियम। बल व न्यूटन की गति के नियम, जिसमें हमने बल के बारे में जान लिया, वह न्यूटन की गति के प्रथम नियम के बारे में जान लिया था। वापस देख लो, न्यूटन ने न्यूटन की एक पुस्तक होती है जिसका नाम था प्रिंसिपिया। क्या नाम था? प्रिंसिपिया। इस प्रिंसिपिया में इस प्रिंसिपिया में न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए दोस्तों? तीन नियम दिए। कितने नियम दिए? तीन नियम दिए। जो पहला नियम था उसे कहते हैं, यानी न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, इसे ही जड़त्व का नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। और इसे ही गैलीलियो का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? गैलीलियो का नियम। ठीक है दोस्तों। और इसी नियम से, यानी न्यूटन की गति के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिली थी। बात करते हैं न्यूटन की गति के दूसरे नियम की। बात कर रहे हैं न्यूटन की गति के दूसरे नियम की। न्यूटन की गति का दूसरा नियम। दूसरा नियम। तो दोस्तों, हमने पहले न्यूटन के बारे में, पहले नियम के बारे में जान लिया, और आज जानते हैं हम न्यूटन की गति का दूसरा नियम। तो इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, न्यूटन की गति के जब दूसरे नियम को हम जानेंगे, उससे पहले हमको संवेग के बारे में जानना होगा। किसके बारे में? संवेग के बारे में। यानी न्यूटन की गति का नियम, दूसरे नियम को जानने से पहले कौन से नियम के बारे में जानकारी होनी चाहिए? यानी किसकी जानकारी चाहिए? हमें संवेग की जानकारी चाहिए। तो अब बात कर रहे हैं हम संवेग की। किसकी बात कर रहे हैं? संवेग। तो दोस्तों, संवेग क्या होता है इसको समझो। संवेग क्या होता है? तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। द्रव्यमान द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को, वह वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। गुणनफल को संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेग। ठीक है दोस्तों, वापस ध्यान दो। न्यूटन की गति के दूसरे नियम के बारे में जानने से पहले हमें संवेग का नियम आना चाहिए। कौन सा नियम आना चाहिए? संवेग का नियम आना चाहिए। संवेग का नियम क्या होता है? द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को, द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेग। संवेग को दोस्तों पी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? पी से। मैं लिख सकता हूं पी बराबर एम इंटू वी। एम इंटू वी। अब यहां से मैं संवेग का मात्रक निकालूं। क्या निकालूं? संवेग का मात्रक। यानी पी बराबर एम किसको दर्शाएगा? द्रव्यमान। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। तो द्रव्यमान का मात्रक तो क्या हो गया? किलोग्राम। और वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। क्या होता है? मीटर पर सेकंड इंटू मीटर अपॉन सेकंड। तो मैं कंप्लीट लिख सकता हूं किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यही क्या है? संवेग का मात्रक है। संवेग का ऐसा ही मात्रक पूछे तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्या होगा दोस्तों? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब बात करते हैं यहां से कि संवेग की विमा क्या होती है। बात कर रहे हैं संवेग की विमा। तो मैंने बताया किलोग्राम है तो एम तो कितना हुआ हमारे पास? 1 हुआ। एल कितना हुआ? 1 हुआ।
k-1। तो ये क्या हो गई, इसकी विमा हो गई। क्या हो गई दोस्तों, इसकी विमा हो गई। अब आगे बात करें, वापस देखो यानी संवेग का मात्रक क्या हुआ, p बराबर वो संवेग का सूत्र m इंटू वी। अब यहां से ध्यान देना दोस्तों, यहां से ध्यान देना कि मैं द्रव्यमान को क्या मानता हूं, नियत मानता हूं। क्या मानता हूं, नियत। यानी इसमें मैं क्या कर रहा हूं, द्रव्यमान को नियत मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं दोस्तों, नियत, एम वी। यानी अब मैं बात कर रहा हूं किस किस के बारे में, मैं दोस्तों बात कर रहा हूं संवेग, किसके बारे में, संवेग और वेग के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों, संवेग और वेग के बारे में। अब देखना, यानी P समानुपाती V, P समानुपाती V। मैंने M को क्या माना, नियत माना। इसका ध्यान रखना, जब भी दो राशियों की बात होती है तो अन्य राशियों को नियत रहना पड़ता है, यानी शांत रहना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, वापस ध्यान दो, जब भी दो राशियों की आपस में बात हो, यानी जब भी दो राशियों की आपस में क्या हो, बात हो, तो तीसरी राशि को चुप रहना होगा, यानी नियत रहना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं किसके बारे में, संवेग यानी P और V के बारे में। तो M क्या को यहाँ पे क्या रहना पड़ेगा, नियत रहना पड़ेगा। क्या रहना पड़ेगा दोस्तों, नियत रहना पड़ेगा। ठीक है साथियों, अब आगे बात करते हैं, यानी P समानुपाती V। यानी इसका मतलब है जो संवेग है वेग के समानुपाती होता है, संवेग वेग के समानुपाती होता है। कहने का मतलब, अगर किसी वस्तु का वेग बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा, तो संवेग भी बढ़ेगा। किसी वस्तु का वेग बढ़ेगा तो क्या होगा, संवेग भी बढ़ेगा। वापस ध्यान दो दोस्तों, किसी वस्तु का अगर वेग बढ़ रहा है तो क्या होगा, संवेग भी बढ़ रहा है। अगर किसी वस्तु का अगर किसी वस्तु का वेग कम हो रहा है तो संवेग भी कम होगा। क्या होगा, संवेग भी कम होगा। कहने का मतलब, अगर किसी वस्तु का संवेग को दो गुना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, दो गुना, तो उसका वेग भी क्या होगा, दुगुना ही होगा। क्या होगा, दुगुना। या किसी वस्तु के संवेग को तीन गुना कर दिया जाए, तीन गुना, तो उसका वेग भी कितना होगा, तीन गुना ही होगा। कितना होगा, तीन गुना। अगर वेग को आधा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो उसका संवेग भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में ध्यान रखना है। ये नियम क्या है, संवेग, यानी संवेग का नियम क्या कहता है, संवेग किसे कहते हैं, द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। और जब हमने यानी P और V, यानी संवेग और वेग के बारे में बात की, तो यानी संवेग वेग के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं न्यूटन की गति के दूसरे नियम की। अब बात करते हैं न्यूटन की गति के दूसरा नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। अब बात आती है दोस्तों कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है, किसी वस्तु की संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। किसी वस्तु की संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है, आरोपित बल के समानुपाती, जिस दिशा में बल लगाया गया हो। ठीक है दोस्तों, एक मिनट में परिभाषा लिख देता हूं दूसरे नियम की। किसी वस्तु की
किसी वस्तु की संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर उस पर दर उस पर आरोपित, उस पर आरोपित उस पर आरोपित होने वाले, उस पर आरोपित होने वाले होने वाले बल के, होने वाले बल के समानुपाती, होने वाले बल के समानुपाती होती है, या समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। वापस देखो दोस्तों, किसी वस्तु की संवेग में परिवर्तन की दर उस पर होने वाले बल के समानुपाती होता है, उस दिशा में जिस दिशा में बल लगाया गया हो, होता है उस दिशा में, उस दिशा में उस दिशा में जिस दिशा में जिस दिशा में बल लगाया गया हो, जिस दिशा में बल लगाया गया हो। वापस देखो दोस्तों क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना दोस्तों। न्यूटन की गति का दूसरा नियम की परिभाषा क्या कहलाती है? किसी वस्तु की, किसी वस्तु की संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित होने वाले बल के समानुपाती होता है, उस दिशा में जिस दिशा में बल लगाया गया हो, यानी जिस दिशा में फोर्स लगाया जाता है। देखो ध्यान से, यानी मैं लिख सकता हूं बल समानुपाती, बल समानुपाती संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर। ठीक है दोस्तों, यानी बल समानुपाती होगा किसके? संवेग में परिवर्तन की दर के, किसके? संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती। ठीक है दोस्तों, यहां से ही क्वेश्चन, यानी जो क्वेश्चन उठेगा आपको वो इस परिभाषा से उठेगा कि जो संवेग में परिवर्तन की दर है उस पर आरोपित होने वाले बल के समानुपाती होता है। कैसा होता है? समानुपाती, यानी बल समानुपाती संवेग में परिवर्तन की दर के। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं बताता हूं, तो यानी मेरे पास कोई दो वस्तु है, एक वस्तु ये हो गई और एक वस्तु ये हो गई। इसका द्रव्यमान m1 हो गया, इसका द्रव्यमान m2 हो गया। ध्यान से समझना दोस्तों, इसका द्रव्यमान कितना हो गया? m1, इसका द्रव्यमान हो गया m2। इसका जो संवेग है इसका हो गया u और इसका हो गया v। क्या हो गया? v। अब यहां से एक मिनट ध्यान देना दोस्तों, एक तो होता है संवेग में परिवर्तन। क्या होता है? संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन। और एक होता है संवेग, संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन की दर। क्या होता है? संवेग में परिवर्तन की दर। ठीक है दोस्तों, अब बात कर रहे हैं कि संवेग में परिवर्तन क्या होगा, यानी दर, यहां पे जो दर है किसको व्यक्त करेगी? समय को व्यक्त करेगी। किसको व्यक्त करेगी दोस्तों? समय को व्यक्त करेगी। अब देखो यहां पे अगर मैं इस वस्तु का संवेग ज्ञात करूं, यानी सुनो,
ये फर्स्ट वस्तु हो गई और ये मेरे पास कौन सी है, सेकंड वस्तु है। क्या है, सेकंड वस्तु है। ठीक है। और जब संवेग में परिवर्तन होगा तो हमें दो वस्तुओं का संवेग चाहिए। कितनी वस्तुओं का, दो वस्तुओं का। पहली वस्तु हो गई, इसमें इसका जो संवेग रहेगा, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर m इंटू वी, m इंटू वी, यानी द्रव्यमान और वेग। अब यहाँ पे एक मिनट देखो, P बराबर द्रव्यमान क्या दे रखा है हमें, m1 दे रखा है, द्रव्यमान क्या हो गया m1। और जो संवेग क्या दे रखा है, u, संवेग क्या दे रखा है u। तो इसका जो संवेग आया, यानी संवेग में परिवर्तन आया, वो क्या आया, m1u। ये क्या आया, इसमें संवेग आया इसका निकल के। अब बात कर रहे हैं इसका संवेग, इसका संवेग क्या निकल के आया, यानी P बराबर m2 ओ m इंटू वी। तो यहाँ पे जो P किसको दर्शा रहा है, संवेग को। द्रव्यमान क्या है, m2 है, और वेग क्या है, v है। क्या है वेग, v। वापस ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पे वेग क्या है, u, यहाँ पे वेग क्या है u, और यहाँ पे वेग क्या माना मैंने, v। यहाँ पे वेग क्या माना मैंने, v। यहाँ पे जो मेरे पास संवेग में परिवर्तन निकल के आया, वो निकल के आया P बराबर m1u। और दूसरी वस्तु का जो संवेग निकल के आया मेरे पास, P बराबर m2 या और v। ये इसका संवेग निकल के आया, यानी दोनों वस्तुओं का संवेग निकल के आ गया। अब बात करते हैं संवेग में परिवर्तन की दर क्या होगी। तो यानी दर अपॉन में क्या लगेगा, समय लगेगा। क्या लगेगा, समय। कैसे, इसका जो संवेग निकल के आया मेरे पास, क्या निकल के आया, P बराबर m1 और u अपॉन टी लगा देता हूं मैं। टी किसको दर्शाएगा, दर यानी समय को दर्शाएगा। तो ये क्या हो गया, संवेग में परिवर्तन की दर। क्या हो गया, संवेग में परिवर्तन की दर। अगर केवल संवेग में परिवर्तन की बात करें तो संवेग का जो फॉर्मूला होता है, P बराबर m इंटू वी, यहां से निकाला। लेकिन बात कर रहे हैं संवेग में परिवर्तन की दर। बात क्या कर रहे हैं, संवेग में परिवर्तन की दर। तो संवेग में परिवर्तन की दर निकल कर क्या है मेरे पास, m1 u अपॉन टी। और दूसरे का निकालू मैं, P बराबर तो m v अपॉन टी। क्या निकल के आया, m बराबर और P बराबर m v अपॉन टी। यानी ये तो हो गया हमारे पास क्या, संवेग में परिवर्तन की दर। क्या हो गई, संवेग में परिवर्तन की दर। वापस ध्यान दो दोस्तों, मेरे पास कितनी वस्तुएं थी, दो। एक तो जिसका पहले का द्रव्यमान था m1 और वेग था u। दूसरी वस्तु जिसका द्रव्यमान m2 और वेग था v। यहां से मैंने इनका निकाला केवल संवेग में परिवर्तन। क्या निकाला, संवेग में परिवर्तन। यानी ये तो P2 हो गया। क्या हो गया, P2। और ये हो गया P1। यानी पहली वस्तु का संवेग और दूसरी वस्तु का संवेग। और संवेग में परिवर्तन की दर के नीचे मैंने, यानी दर ज्ञात करने के लिए ये हो गया। यहां से क्या निकाला मैंने, संवेग में परिवर्तन की दर। क्या निकाला, संवेग में परिवर्तन की दर। अब ध्यान देना दोस्तों, अब आगे चलते हैं। मैंने बताया जो बल है, बल संवेग में बल समानुपाती संवेग में परिवर्तन की दर। अब मैं जो संवेग में परिवर्तन की दर है उसको लिख रहा हूं P2 माइनस P1 अपॉन टी। P2 माइनस P1 अपॉन टी। अब वापस चलते हैं बैक। P1 मेरे पास क्या आया, P1 मेरे पास ये है और P2 मेरे पास ये है। यहाँ पे दर्शा दिया कि ये किसका द्रव्यमान हो गया, दूसरी वस्तु का। कौन सी वस्तु का, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान हो गया, यानी P2 का द्रव्यमान। और ये हो गया P1 का द्रव्यमान। अब आगे, यानी P2 की जगह लिख सकता हूं मैं बल
समानुपाती P2 की जगह लिख सकता हूं M और V। क्या लिख सकता हूं? M और V माइनस P1। देखो मेरे पास P1, या मैं इसको यहीं पे करा देता हूं। देखो यहीं पे देखो, यानी मैंने बोला मैंने बोला आपसे कि जो संवेग है, बल समानुपाती संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर, यानी P2 माइनस P1 अपॉन टी। P2 माइनस P1 अपॉन टी। अब P2 कौन सा है मेरे पास? ये है, तो मैं लिख रहा हूं बल समानुपाती P2 की जगह मैं क्या लिख रहा हूं? M और V, एम वी माइनस P1, P1 की जगह होगा एम यू। क्या होगा? एम यू अपॉन टी, अपॉन टी। किसको दर्शा रहा है? समय को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? समय को दर्शा रहा है। अब मैं यहां से समानुपाती का चिन्ह हटाता हूं, तो मैं इसकी जगह, यानी मेरे पास ये निकल के आया। अगली स्लाइड पे चलते हैं। मेरे पास क्या निकल के आया? ये निकल के आया बल समानुपाती एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। एम वी अपॉन माइनस एम यू अपॉन टी। ये तो पता होगा कहां से आया है। वापस देख लो दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन बनता है। मेरे पास दो द्रव्य, यानी दो द्रव्यमान की दो वस्तु थी, यानी मेरे पास दो वस्तु थी जिसका एक का द्रव्यमान था m और उसका वेग था u। तो मैंने उसका क्या निकाला? संवेग निकाला। क्या निकाला? संवेग निकाला। तो मेरे पास ये क्या निकल के आया? संवेग निकल के आया। क्या निकल के आया? संवेग निकल के आया। और जब दूसरी वस्तु का संवेग निकाला तो मैंने, मेरे पास ये निकल के आया। ठीक है, यानी m और v, दूसरी वस्तु का संवेग क्या निकल के आया? ये निकल के आया। अगर मैं, ये तो मेरे पास क्या आया? केवल संवेग। अब मैं बात कर रहा हूं संवेग में परिवर्तन की दर। अब एक बात बताओ, जब मेरे पास संवेग निकल के आया है, क्या निकल के आया है? संवेग निकल के आया है, उसी में क्या काउंट किया है? दर। क्या काउंट किया है? दर। यानी दर ये हो गई। दर किसको व्यक्त करेगा? समय को व्यक्त करेगा। दर किसको व्यक्त करेगा? समय को। तो यानी दर, यानी संवेग में परिवर्तन की दर क्या होगी? एम वी अपॉन टी। ये तो हो गई दूसरी वस्तु की। पहली वस्तु का, यानी ये हो गया पहली वस्तु का, ये हो गया दूसरी का। पहली वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर देखे तो एम यू अपॉन टी, और दूसरी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर देखे तो एम वी अपॉन टी। क्या होगा? एम वी अपॉन टी। टी किसको व्यक्त कर रहा है? दर को, यानी समय किसको व्यक्त कर रहा है? दर को व्यक्त कर रहा है। किसको व्यक्त कर रहा है? दर को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, वहां से मैंने बल समानुपाती संवेग में परिवर्तन की दर होगी P2 माइनस P1 अपॉन टी। ये क्या हो गई? बल समानुपाती संवेग में परिवर्तन की दर। अब मैंने, चलो इसको ध्यान रखना दोस्तों, मैं, ये हो गया। अब इधर देखो, यानी बल समानुपाती P2 माइनस P1 अपॉन टी। अब इसमें मैं बैठा रहा हूं, यहां देखो, बल समानुपाती P2 का मान कितना दे रखा है दोस्तों मेरे को? P2 कितना दे रखा है? यानी P2 ये रहा।
P2 कौन सा है, ये है, और P1 कौन सा है, ये, क्योंकि संवेग में परिवर्तन की दर की बात कर रहे हैं। तो P2 कौन सा हो गया, mv अपॉन टी, यानी mv, mv। और अब P1 कौन सा हो गया, mu, P1 कौन सा हो गया, mu अपॉन टी। ये क्या आया हमारे पास, बल समानुपाती M1 और mv माइनस mu अपॉन टी। अब देखो, बल, मैं समानुपाती के चिन्ह को हटाता हूं, किसको हटा रहा हूं, समानुपाती के चिन्ह को हटा रहा हूं, तो मैं यहाँ पे के नियतांक मानता हूं, बराबर, यानी इसको हटाने पर ये समानुपाती है, यहाँ पे के नियतांक रहेगा, क्या रहेगा, नियतांक, जिसका मान रखता हूं मैं 1, क्या रखता हूं 1। अब यानी समानुपाती का चिन्ह हट गया, किसका चिन्ह हट गया, समानुपाती का। तो मेरे पास आया बल बराबर, मैं द्रव्यमान को कॉमन लेता हूं, किसको कॉमन लूं, द्रव्यमान को कॉमन लेता हूं, तो द्रव्यमान लिया कॉमन मैंने, बचा क्या मेरे पास, v माइनस यू अपॉन टी। क्या बचा दोस्तों मेरे पास, बल बराबर m, कॉमन लिया मैंने, v माइनस यू अपॉन टी, क्या बचा, v माइनस यू अपॉन टी। अब ध्यान करो दोस्तों, मैंने आपको बताया था बल की जगह मैं f वर्ड यूज में ले रहा हूं, f बराबर m, और मैं इसकी जगह v माइनस यू अपॉन टी, किसका फॉर्मूला होता है, त्वरण का होता है, किसका होता है, त्वरण का होता है। और त्वरण को किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। तो मैं इसकी जगह कौन सा वर्ड यूज में ले रहा हूं, ए। तो मेरे पास जो बल का फॉर्मूला यानी सूत्र प्राप्त हुआ, वो कौन सा प्राप्त हुआ, मेरे पास जो बल का फॉर्मूला प्राप्त हुआ वो हुआ F बराबर एम ए। बल का फॉर्मूला मेरे पास जो प्राप्त हुआ वो हुआ F बराबर एम ए, F बराबर एम ए। तो मैं कह सकता हूं न्यूटन की गति के दूसरे नियम से, न्यूटन की गति के दूसरे नियम से हमें बल का सूत्र प्राप्त होता है, न्यूटन की गति के दूसरे नियम से, न्यूटन की गति के दूसरे नियम से, दूसरे नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता है, बल का सूत्र प्राप्त होता है, सूत्र प्राप्त होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूटन की गति के कौन से नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम से हमें क्या मिला, बल का फॉर्मूला मिला, क्या मिला, बल का फॉर्मूला मिला, यानी F बराबर एम ए, F बराबर एम ए किससे मिला, न्यूटन की गति के दूसरे नियम से मिला। कौन से नियम से मिला, न्यूटन की गति के दूसरे नियम से। अब आगे बात करते हैं, यानी यहां से बल का मात्रक देखे, यानी F यानी बल, फोर्स का मात्रक देखे तो बल का मात्रक जो द्रव्यमान है इसको किससे लिखते हैं, किलोग्राम से, किससे लिखते हैं, किलोग्राम से। और त्वरण को किससे लिखते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसी को कंबाइंड में लिख सकता हूं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसे क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूटन। इसे क्या कहते हैं, न्यूटन। किलोग्राम मीटर पर सेकंड को क्या कहते हैं दोस्तों, न्यूटन कहते हैं। अब यहां से यानी हमें बल का ऐसा ही मात्रक पता चल गया, क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है, जिसको लिखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किससे लिखते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से इसकी विमा निकाले तो, विमा निकाले तो विमा एम कितना है मेरे पास, 1 है,
वो एल कितना M1 है, एल कितना है 1 है, T-2 ये क्या होगी, बल्कि विमा होगी। क्या होगी दोस्तों, बल्कि विमा होगी। ठीक है, अब वापस बात चलते हैं। देखो इतना समझ में आया दोस्तों, ध्यान से। यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं और यहीं से ही ज्यादातर जो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें से यहां से कोई क्वेश्चन उठे नहीं। रेलवे का कोई सी भी शिफ्ट का कैसा भी एग्जाम हो, देख लेना, यहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, अब वापस ध्यान दो दोस्तों, यहाँ पे चलते हैं। यानी मैंने लिखा था एफ समानुपाती P2 माइनस P1 अपॉन टी। एफ यानी बल समानुपाती संवेग में परिवर्तन की दर के, संवेग में परिवर्तन की दर के। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, वापस मैंने अभी जस्ट बताया, जब दो व्यक्तियों की बात चल रही हो तो तीसरे व्यक्ति को क्या रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, चुप। अब बात करते हैं किस किस की, बल की। और जब समय की बात करें तो P2 माइनस P1 को क्या रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए, यानी चुप रहना चाहिए। तो यानी मैं बात कर रहा हूं एफ समानुपाती 1/T, 1/T। तो मैं यहां से कह सकता हूं बल समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, मैं कह सकता हूं बल समय के, बल समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती या विलोमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान दो दोस्तों, मैंने क्या बोला, बल समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, बल समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे देखते हैं, कहने का मतलब, अगर हम किसी वस्तु का समय बढ़ाएंगे तो उसका बल क्या होगा, कम होगा। बल क्या होगा, कम होगा। और जब बल बढ़ाएंगे तो समय क्या होगा, यानी बल बढ़ाया तो समय क्या होगा, कम होगा। बल बढ़ाया तो समय क्या होगा, कम होगा। जैसे इसके एग्जाम्पल देखना, मैं किसी बॉल को, यानी क्रिकेट की गेंद आती है, जब मैं उसको कैच करता हूं तो मैं हाथों को पीछे की ओर ले जाता हूं। किधर ले जाता हूं, पीछे की ओर। क्यों, क्योंकि जब मैं पीछे की ओर ले जाऊंगा तो समय बढ़ेगा। क्या होगा, समय बढ़ेगा, तो मेरे हाथों पर बल क्या लगेगा, कम लगेगा। तो चोट क्या लगेगी, कम लगेगी। क्या लगेगी, चोट कम। वापस ध्यान दो, यानी जब क्रिकेट की बॉल को कैच किया जाता है, आपने सुना भी होगा, जब क्रिकेट की बॉल को कैच किया जाता है तो हाथों को बॉल की, यानी गेंद की दिशा में ही खींचना पड़ता है, बॉल की दिशा में ही खींचना पड़ता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम गेंद को कैच करेंगे तो गेंद को उसी दिशा में ले जाएंगे, ताकि, यानी हम गेंद के साथ साथ हाथों को उसी दिशा में ले जाएंगे, ताकि जो गेंद है आने में, यानी हम कैच करने में समय ले। और जब समय लेगी तो क्या लगेगा, फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है दोस्तों, अगर कोई, देखो, यानी मेरे को, ये मान लो बर्फ की सिल्ली है, आपने देखा होगा बर्फ की सिल्ली को ज्यादातर एकदम से तोड़ा जाता है, यानी उस पे के पर चोट एकदम से लगाई जाती है। क्योंकि अगर बल लगेगा, यानी बल ज्यादा लगेगा तो समय क्या लगेगा, कम। और जब समय कम लगेगा तो उस पर चोट का प्रहार ज्यादा होगा, यानी बल का प्रहार क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सिल्ली क्या होगी, टूट जाएगी। क्या होगी, टूट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, क्या देखते हैं, यानी इसके उदाहरण देखते हैं। कैच लेते समय क्रिकेट की गेंद को, क्रिकेट की गेंद को कैच पकड़ते समय, कैच पकड़ते समय
क्रिकेट की गेंद को कैच पकड़ते समय हाथों को हाथों को गेंद की दिशा में ही गेंद की दिशा में ही या कह सकते हैं क्रिकेट की गेंद को कैच पकड़ते समय हाथों को पीछे की ओर हाथों को पीछे की ओर पीछे की ओर ले जाते हैं ले जाते हैं क्रिकेट की गेंद को कैच पकड़ते समय हाथों को पीछे की ओर ले जाते हैं ताकि ताकि गेंद ताकि गेंद टकराने का समय ताकि गेंद टकराने का समय बढ़ जाए और और बल कम हो जाए कम हो जाए कम हो ताकि गेंद टकराने का समय बढ़ जाता है और बल कम हो जाता है जिससे जिससे हाथों पर कम लगे चोट कम लगे चोट कम लगे। ठीक है दोस्तों, यानी जब क्रिकेट की बॉल को कैच किया जाता है तो हम हाथों को जिस साइड में क्रिकेट की बॉल जा रही है यानी गेंद जा रही है उसी साइड हाथों को ले जाते हैं, यानी पीछे की ओर हाथों को ले जाते हैं। मानो कोई क्रिकेट की बॉल आ रही है, मैं उसको कैच कर रहा हूं तो मैं उसको पीछे की ओर ले जाऊंगा, यानी उसी दिशा में ले जाऊंगा जिस दिशा में गेंद जा रही है। क्यों? क्योंकि मैं जब गेंद को कैच करूंगा तो उसका समय बढ़ेगा और जब समय बढ़ेगा तो बल क्या होगा? कम लगेगा। क्या होगा? कम लगेगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा नियम लेते हैं। बर्फ की सिल्ली को तोड़ते समय बर्फ की सिल्ली को सिल्ली को तोड़ते समय बर्फ की सिल्ली को तोड़ते समय कम समय लेना पड़ता है कम समय लेना पड़ता है कम समय लेना पड़ता है जिससे जिससे उस पर बल अधिक लगे बल अधिक लगे। यानी दोस्तों मैंने बताया, अगर समय यानी देख लो, समय ज्यादा लगेगा तो बल कम लगेगा और बल कम लगेगा तो समय ज्यादा लगेगा और जब समय कम लगेगा तो बल ज्यादा लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगली बात करते हैं, यानी अगली क्लास में हम न्यूटन की गति के तीसरे नियम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।